नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ हूं मैं अनुपम और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। खबर दमदार में सबसे पहले आज की बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया है। कानपुर में आईटी की रेड आज खत्म हो गई है। तो वहीं गर्लफ्रेंड के लिए मां की हत्या की गई, तो कहीं स्कूल में ईसाई सभा का आरोप है। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन भी जारी है। सॉल्वर गैंग के 4 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। वो इधर भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ 24 का चुनावी शंखनाद किया, बल्कि विपक्षी एकता पर भी तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने करप्शन फ्री इंडिया की गारंटी दी, साथ ही विपक्ष के घोटालों को भी उजागर किया। आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के बड़े प्रहार। सबसे पहले आप देखिए विपक्षी एकता के दिखावे पर पीएम मोदी का करारा तंज। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मोहसिन रजा ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा है कि उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जिन्होंने बंटवारा किया और अपनी जातीय धर्म के लिए राजनीति की। विपक्ष इस बयान पर इसलिए अनर्गल प्रतिक्रिया दे रहा है क्योंकि विपक्ष की जमीन खिसक चुकी है। जनता को मोदी जी पर विश्वास है, उनकी गारंटी पर विश्वास है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उन लोगों के लिए जरूर चिंता का विषय है जिन्होंने धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा किया अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति की अपने वोट बैंक के लिए, जिन्होंने देश के बंटवारे में भारत तेरे टुकड़े होंगे उन गैंग के साथ खड़े होकर अपना वोट बैंक साधा है। लेकिन देश की जरूरत है कि इस वक्त यूसीसी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए चिंता की बात है जिन्होंने देश हित में काम नहीं किया है, निजी हितों में काम किया है। और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के शिखर पर पहुंच गया है और सभी को इसमें एक समान अधिकार मिल रहा है। वहीं पसमानदा मुस्लिमों को लेकर पीएम के बयान पर योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए सर। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पासमानदा पिछड़ा मुस्लिम समाज है, उसके उत्थान की बात न केवल कही जा रही है, बल्कि धरातल पे पासमानदा समाज की तरक्की के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम भी कर रही है। जिस तरीके से तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, हर योजना में बड़ी हिस्सेदारी जो हमारे मुस्लिम पासमानदा समाज की है और इन योजनाओं का लाभ लेके पासमानदा समाज आज तरक्की की तरफ आगे जुड़ रहा है। निश्चित तौर पर पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री जी ने पासमानदाओं की आवाज को बुलंद किया और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पासमानदा समाज के लिए जो काम किया, इससे आम पासमानदा समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर आज एक विश्वास है कि सही मायनों में एक ऐसी सरकार है जो उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। एक राजनीतिक दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है कि वो सेवा को अपना वो कार्य का आधार बनावे और सेवा के आधार पर कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्या के संदर्भ में, उन्होंने कॉमन सिविल कोड के संबंध में, उन्होंने युवाओं के रोजगार सृजन के संबंध में, उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में, महंगाई के नियंत्रण के संबंध में, सरकार की नीतियों के संदर्भ में और निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं के लिए करणीय कार्य क्या है, उनके बारे में बड़ी विस्तार से समझाया है।
मेरा बूथ सबसे मजबूत में प्रधानमंत्री बूथ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज पीएम मोदी ने लखनऊ की रीना चौरसिया के सवाल का जवाब दिया। लखनऊ के बड़ा चांदगंज की रहने वाली रीना चौरसिया बीजेपी के अभियान सेल्फी विद लाभार्थी और लखपति दीदी अभियान में देश में सबसे ज्यादा लाभार्थियों के साथ संपर्क करने वाली लिस्ट में शामिल है। हमारे साथ में रीना चौरसिया हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज संवाद किया है। क्या सवाल था आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? मेरा माननीय मोदी जी से सवाल था कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले हर समय अपना विरोध किया करते हैं। तो पहले उन्होंने विरोध किया 3 तलाक का, और अब जब 3 तलाक का मुद्दा पूरी तरह से उनके बस में नहीं हुआ, तब उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं जो मेरे बूथ पर हैं या सेक्टर पे हैं, वार्ड में हैं, मंडल में हैं, वे सभी कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। तो उनका भ्रम कैसे दूर करें, उसका मार्गदर्शन मैंने मोदी जी से। क्या जवाब मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको? क्या जवाब दिया? आपका सवाल था, आप लखनऊ से ही हैं? जी, हम लखनऊ महानगर से हैं और पूरा विधानसभा मंडल 3 विवेकानंदपुरी वार्ड से हैं। मोदी जी का जो जवाब था, क्योंकि 3 तलाक को लेकर जैसे कि उन्होंने बताया कि केवल घर की एक बेटी नहीं उसको सफर करती है, उसके पिता, उसकी माता, उसका पूरा परिवार, पूरा समाज उसको झेलता है। तो इसके लिए हम लोग को सबको पता होना चाहिए कि एक बेटी का दुख केवल बेटी का दुख नहीं होता है। उन्होंने बताया कि 3 तलाक एक बहुत बड़ी कुप्रथा है और जिसको समाप्त करना बहुत जरूरी था, और उन्होंने इसको समाप्त किया। बिल्कुल, आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने सीधा संवाद किया, किस तरह का वाकई कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे आप? अभी भी अब कहीं मेरा भ्रम और मेरा सपना टूटा है कि शायद हमें तक लगता है, मेरा सपना ये है कि देश के प्रधानमंत्री हमसे संवाद करेंगे। और यही भाजपा की एक पहचान है कि अंत्योदय कार्यकर्ता को, अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं को आज उन्होंने आप सभी के सामने आगे की पंक्ति में लाके देखा आपने, और हम आगे की पंक्ति में बैठे हैं। तो ये बहुत बहुत अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे। इटावा से खबर है, एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्षी एकता को ओम प्रकाश राजभर ने सलाह दी है, विपक्ष मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाए, ये राजभर का कहना है। मायावती के पास 12% वोट ताकत देगा। राजभर का कहना है मायावती साथ होंगी तो विपक्ष की रणनीति प्रभावी होगी, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। कई बार आपने मायावती जी को प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री वकालत की है कि वो बन सकती है, विपक्ष को उनका नाम आगे प्रस्तावित करना चाहिए। हमने इस नाते कहा कि जो पटना की रैली में वो नहीं गई या नहीं बुलाई गई, तो सभी विपक्ष के साथियों को, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, सबको एक साथ उनके पास जाना चाहिए, उनको मनाना चाहिए। अगर नहीं मानती हैं तो उन्हीं को पीएम मान करके उनको आगे ले आकर के लड़ना चाहिए, ये बात मैंने कही। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस के यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की शुरुआत पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में पूरा देश अच्छी तरह से जान चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का तो कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी से यूथ तो छोड़ दीजिए, कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है। सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सारे गठबंधन फेल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सभी गठबंधनों को नकार दिया है। प्रचंड बहुमत की दूसरी बार 2019 में सरकार बनी थी। 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अगर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से फ्लाई करके भारत की शख्सियत को, भारत को, कांग्रेस की यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में पूरा देश अच्छी तरह जान चुका है, और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब है नहीं। कांग्रेस पार्टी से यूथ तो छोड़ दीजिए, कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है, और वो केवल एक परिवार की पार्टी बन गई। उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। कानपुर में आईटी की छापेमारी खत्म हो गई है। 5 दिनों तक यहां ज्वेलरी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी चली। सूत्रों की माने तो छापेमारी में 25 करोड़ कैश मिला है, और इसके अलावा आईटी टीम ने ज्वेलरी भी सीज की है। नयागंज की बंद दुकान से 6 करोड़ की कैश बरामद हुआ है। सूत्रों की माने तो करीब 1500 करोड़ का फर्जी लेन देन पकड़ा गया है।
टैक्स की टीम ने कानपुर में 5 दिन तक ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की। 100 से ज़्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी ज्वेलरी शॉप्स में पूछताछ करते रहे। 17 जगह कानपुर में छापेमारी की शुरुआत हुई। एक एक करके तमाम चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई, जिसने इनकम टैक्स के अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। 100 से ज़्यादा फाइलें जब्त की गई। 25 करोड़ रुपया की वो संपत्ति जब्त की गई, जिसमें कैश और कुछ वैल्यूएबल्स भी थे। 10 करोड़ रुपया कल नयागंज की उस शॉप से बरामद हुआ जो शॉप ऑलरेडी कई समय से बंद थी। उसमें एक चद्दर में लपटे हुए 10 करोड़ रुपए कैश मिला। इन सब के अलावा अगर बात की जाए 1500 करोड़ का कहीं ना कहीं हेर का भी फेल का मामला सामने आया। 200 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई है। अब जब ये कार्रवाई समाप्त हो गई तब जाके इनकम टैक्स की टीम ने एक ओवरऑल रिपोर्ट तैयार की जो अपने सीनियर्स को देगी, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे लोगों के नाम हैं जो इनकी मदद करते थे। ये सिंडिकेट सिर्फ कानपुर में नहीं, कानपुर के नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव। गोरखपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में मुन्ना भाई एग्जाम देने आए थे। हालांकि इस दौरान सटीक मुखबिरी पर पुलिस ने शहर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 4 सॉल्वरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक सॉल्वर फरार होने में कामयाब हुआ है। गिरफ्तार सॉल्वर के पास से आधार, पैन और मोबाइल बरामद हुआ है। ये लोग विभिन्न स्कूलों में, जिसमें भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर दुर्गाबाड़ी, MSI इंटर कॉलेज बक्सीपुर से गिरफ्तार किए गए। इनमें से MSI इंटर कॉलेज में 2 लोग थे और एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसे सरस्वती विद्या मंदिर में सख्त चेकिंग हुई। उसके बाद में जब उसका डिटेल नहीं मिली, ये अभियुक्त इस तरीके से पकड़े गए हैं कि इनका जब आधार ऑथेंटिकेशन करवाया गया तब इन्होंने अपने फोटो फर्जी बनवा लिए थे। महज 1000 रुपए के लिए पिकअप चालक का अपहरण करके हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के रॉबर्ट्सगंज से 15 जून को एक पिकअप मध्य प्रदेश के चितरंगी जाने के लिए अज्ञात युवक द्वारा फोन से बुक की गई, जिस पर चालक अजीत विश्वकर्मा पिकअप लेकर बुकिंग करने वाले के बताए स्थान पर पहुंचा और उसी रात उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। परिजनों ने थाने में तहरीर दी, लेकिन अब युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसकी जांच में यह सामने आया कि बुकिंग के पैसे को लेकर अजीत विश्वकर्मा का अखिलेश यादव, सुजीत और दिनेश से विवाद था, जिस पर अखिलेश ने गाड़ी चितरंगी जाने के लिए बुक कराई और गुरावल जाते समय रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई और लाश को मिर्जापुर जिले के चुनार गंगा नदी में फेंक दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए, कुछ भी चाहिए, न्याय चाहिए। मतलब किस तरह का न्याय चाहिए? न्याय मतलब लड़का के साथ क्या हुआ है, लड़का कहाँ है, लापता है, कहाँ है, क्या चीज है वो, कहाँ लड़का पता रहना चाहिए ना सर। लड़का कहाँ है? आप ऐसा कैसे, मरा भी है तो लाश मिलनी चाहिए, मरा भी है तो लाश मिलनी चाहिए ना। ठीक है सर, लाश उसका मिलना चाहिए, ये बताइए। या फिर सबूत दीजिए हमको कि लड़का मरा। 3 लोग के कहने पर आप कह सकते हैं कि लड़का मरा है। गंगा जी में फेंका है तो उसका सबूत लाइए, दिखाइए सभी पब्लिक को कि हाँ लड़का मरा है, तो हम मानेंगे। और रास्ते में अखिलेश यादव ने अपने जितेंद्र नाम के साथी को और एक दूसरा साथी सुजीत नाम के साथी को बुला के और घोरावल क्षेत्र में जो गाड़ी का मालिक था, गाड़ी का चालक था अजीत विश्वकर्मा, उसको बियर पिलाने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को इन्होंने गाड़ी में लाद के और ले जाके चुनार थाना क्षेत्र एरिया में और मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा नदी में उस सबको डाल दिया है। सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र में मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी के साथ शादी की है। शादी के बाद मुस्लिम युवती सबीना से प्रीति बन गई। नपूर थाना क्षेत्र की रहने वाली सबीना से प्रीति बनी युवती ने तेंदुआ गांव के निवासी मनीष कुमार से हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। दोनों में बीते 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले कुछ भी था ना, अपने नहीं हुआ। 64 के बयान हुए हैं। तो कैसे पुलिस आपको ले गई थी ना? हाँ, रात में हम दोनों को ले गई थी। तो घर वालों ने FIR की होगी इनके नाम? इनके घर वालों ने 1 महीने के बाद हमारे पास से ले गए थे। अच्छा। और हमको आज कोर्ट से मिली, इजाज़त मिल गई? हाँ, ठीक है।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर वाहन चोर लुकमान उर्फ लुक्का को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से पुलिस ने 8 चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आए शातिर बदमाश का एक साथी मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। थाना क्षेत्र खतौली में कुछ बाइक चोरी की घटनाएं हुई थी, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है। इसका एक साथी जो है वो दबिश के दौरान फरार होने में सफल रहा था, लेकिन इसको पकड़ा गया है और इसके कब्जे से 8 चोरी की बाइकें बरामद की गई है। इसकी निशानदेही पे जो पकड़ा गया अभियुक्त है, उसने पूछताछ में बताया कि इसका नाम लुकमान उर्फ लुक्का है, और जब इसके बारे में इसका क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाला गया तो इस पे वर्तमान में 22 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है, बलिया खाद्यान्न घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। तत्कालीन कोटेदार रियाज अहमद गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू ने रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। 2002 से 2005 के बीच बलिया में खाद्यान्न घोटाला हुआ था और इसी घोटाले के बाद अब बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है। तत्कालीन कोटेदार रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू ने रियाज अहमद को गिरफ्तार किया है और 2002 से 2005 के बीच बलिया में खाद्यान्न घोटाला हुआ था और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई। कानपुर के बिठूर इलाके में एक मौलाना को रेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मौलाना कारी मोहम्मद अहमद ने मदरसे में एक छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। मौलाना की हरकतों से तंग छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौलाना के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी मौलाना अपने घर में ही मदरसा चलाता है। 2018 में छात्रा ने मदरसा छोड़ दिया था, लेकिन मौलाना उसे मदरसे में काम करने के बहाने बुलाता और उसके साथ अश्लीलता करता था। आरोप है कि 22 जनवरी 2022 को मौलाना ने पत्नी के बीमार होने का बहाना बनाकर घर में खाना बनाने के बहाने बुलाया और नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया इस अभियुक्त के विरुद्ध। इसके बाद में थाने ने इस अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी, जिसमें कामयाबी हासिल हुई और इस अभियुक्त को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा एकत्र कृत्य किया गया था। इस मामले की अभी विवेचना प्रचलित है और इसका आगे शीघ्र विधिक में विस्तारण किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और चलिए बात कर लेते हैं, यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या और वाराणसी की तर्ज पर सोलर बोट चलाई जाएगी और जल्द ही अयोध्या और वाराणसी में 17 सोलर बोट चलाई जाएगी। सरयू नदी में सोलर बोट चलाने के लिए यूपीनेडा और पर्यटन विभाग के बीच एमओयू साइन हुआ है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है। यूपीनेडा सोलर बोट खरीदकर पर्यटन विभाग को देगा। पर्यटन विभाग सोलर बोट के संचालन के साथ रख रखाव भी करेगा। फिलहाल अयोध्या में 2 और वाराणसी में 1 सोलर बोट चलेगी। हरित कहे या नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसको बढ़ावा देने के लिए एक विचार ये कई वर्षों से चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जो हमारी नावें चलती हैं पानी में, वो पहले मैनुअल चलती थी, फिर उसको कई जगह डीजल से चलाने की व्यवस्था की गई, लेकिन उसमें भी धुआं उठता है। फिर उसको सीएनजी में कन्वर्ट करने का प्रयास हुआ। अब हम अगला चरण जो है, जो आधुनिकता के हिसाब से अगला चरण लेते हुए, कदम लेते हुए हम उसको सोलर एनर्जी से चलाने का प्रयास कर रहे हैं।